नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत ही ज़ोरों पर चल रही होगी। ऐसे ही चलती रहनी चाहिए और ऑडिटर में रिजल्ट लेकर दिखाना ही है। तो आज का वीडियो हम इकोनॉमिक्स का लेकर आए हैं, जो कि बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 का इम्पोर्टेंट्स है। इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी से सवाल बनते हैं जीएस पेपर 2 में, और वहाँ से हम सवाल लेके आए हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो 1969 में हुआ था, उस पर सवाल है और उसको किस तरह से हल किया जाए। तो पूरा वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छा है। अच्छा लग जाए, समझ आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर उनके लायक हो तो। ठीक है, आइए देखते हैं बीपीएससी ऑडिटर मेंस जीएस पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर। सवाल किस तरह से बनते हैं और आंसर को किस तरह से लिखा जाए, हमने अच्छी तरह से लिखने का कोशिश किया है। आप देखिए, समझिए, आपके लायक अगर हो, आप इसमें कुछ अलग सुधार कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ कमी है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। आपके सुझाव का हम स्वागत करते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां आप अपनी राय रख सकते हैं। तो आइए देखें, शुरुआत करें। प्रश्न था, वर्ष 1969 में 69 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने भारत को लाभ के बजाय हानि अधिक पहुंचाई। ठीक है, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस तरह के सवाल बनते हैं एग्जामों में। इस सवाल को अब कैसे हल किया जाए, इस सवाल को हल करने से पहले आपको परिचय देना है। परिचय में बैंकों का राष्ट्रीयकरण का इतिहास आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके उद्देश्य और लाभ को बताना है, यानी कुछ यहाँ पे उल्लेख करना है। इस निर्णय के नकारात्मक नतीजों का भी उल्लेख करना है और वर्तमान में चल रहे बैंक सुधारों के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता का वर्णन भी करना है। तो आइए देखें, हमने बहुत करने का कोशिश किया है, क्या है, कैसे किया जा गया है। पढ़िए, समझिए। परिचय में हमने लिखा है 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने निजी क्षेत्र के 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया। ठीक है, इसे भारत में बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास में आमूल-चूक परिवर्तन माना जाता है। आगे देखिए, 1960 से 70 के दशक में कई बड़ी घटनाएं हुई, जैसे 2 युद्ध, एक चीन के साथ 1962 में और दूसरा पाकिस्तान के साथ 1965 में। साथ ही लगातार 2 वर्षों तक सूखा भी पड़ा। संपूर्ण अर्थव्यवस्था बदहाल स्थिति में थी। इसी पृष्ठभूमि में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया गया था। अब उसका ढांचा और संरचना क्या है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रमुख कारण और उद्देश्य इस प्रकार थे। ठीक है, क्या क्या कारण थे और उद्देश्य क्या थे, आइए दिखाते हैं। वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन में भारतीय ग्रामीण वित्तीय प्रणाली में धनी जमींदारों, साहूकारों और व्यापारियों का वर्चस्व था। 93% घरेलू ऋण गैर संस्थागत स्रोतों से आया करता था। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आइए देखें आगे। सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का अभाव था, जैसे बीमा सुविधा, वृद्धावस्था के लिए निवेश के विकल्प आदि मौजूद नहीं थे। ठीक है, 1969 के बारे में बताया जा रहा है। उसके आगे है निजी एकाधिकार को नियंत्रित करना, यानी कि निजी बैंकों का स्वामित्व सीमित संख्या में ऐसे लोगों के पास था जिनका ऋण या क्रेडिट बाजार में वर्चस्व था। और आगे है समाज के निम्न वर्गों के लोगों के जीवन पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। राष्ट्रीयकरण के क्या क्या लाभ हुए तो इसे भी दर्शाया गया है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं जमा होने वाले धन में लगभग 800%, ध्यान रखिएगा 800%, 80% नहीं है, 800% तक वृद्धि हुई तथा अग्रिम व उधार देने में 11,000% की भारी वृद्धि हुई। ठीक है, आइए देखें आगे। सरकारी स्वामित्व के चलते
बैंकों की स्थिरता को लेकर जनता में विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ा। लीड बैंक योजना के माध्यम से भारतीय बैंकिंग प्रणाली देश के सबसे दूरस्थ कोनों में पहुंच गई। इसमें प्रमुख बैंकों को एक जिले में अपनी शाखाओं का विस्तार और संचालन करने की अनुमति दी गई थी। और आगे क्या किया गया था, इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिला। यहाँ तक कि हरित क्रांति में सफलता भी इसी वजह से मिली। कृषि के क्षेत्र में तीव्र वृद्धि, लघु उद्योगों, पिछड़े क्षेत्र के उद्यमियों को प्रोत्साहन आदि को भी इसने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ये है राष्ट्रीयकरण 1969 के बारे में पूरा डिटेल। हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क है कि यह कदम उस समय राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया था, जिसका उद्देश्य गरीबी हटाओ के नारे के साथ भारत के समाजवादी रुझान को दिखाना था। इसकी वजह से उस समय पहले से ही संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित नकारात्मक प्रभाव भी पड़े, तो उसको भी हमने देखा है। इसने वर्ष 2012 के सामने आए एनपीए संकट को उत्पन्न किया। राजनीतिक संरक्षण के तहत पला बड़ा क्रेडिट बुलबुला सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गया। इसने विभिन्न प्रकार के ऋणों के लिए सैकड़ों ब्याज दरों के साथ एक अविश्वसनीय रूप से जटिल ब्याज दर संरचना को आगे बढ़ाया। इसने भ्रष्टाचार, नौकरशाही की उदासीनता और लाइसेंस राज को बढ़ावा दिया ताकि ऋण कभी ज़रूरतमंदों तक न पहुँचे। तो कुछ गलत और कुछ सही दोनों तरह के आलोचनात्मक परीक्षण करना है। यह कदम बाजार की बुनियादी धारणाओं के खिलाफ था। इसने बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा को कम कर दिया, क्योंकि उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण मानदंडों के अनुसार ऋण देने के लिए विवश किया गया था। ठीक है, आधारभूत उद्योगों के लिए धन या ऋण की कमी की वजह से अन्य क्षेत्रों में भी विकास में कमी देखी गई। ये कुछ कमियां था, उसको भी हमने दिखाया है। लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है ये भी दिखाना होगा। निष्कर्ष तो लिखना ही होता है हर प्रश्न का, निष्कर्ष में हमने लिखने का कोशिश किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एम नरसिंहम 1990 के दशक की शुरुआत में और कुछ समय पूर्व रघुराम राजन और हालिया समय में उर्जित पटेल ने प्रशासनिक सुधारों की बात कही कि यदि सभी बैंकों पर से नहीं तो सरकार को कुछ बैंकों से अपना नियंत्रण हटा लेना चाहिए। इसलिए सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाले कुछ ही बैंक बनाने पर विचार करना चाहिए, जबकि शेष बैंकों को धीरे धीरे सरकारी नियंत्रण से बाहर कर देना चाहिए। भारत के वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब वर्तमान में चल रही एनपीए की समस्या का समाधान किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनिर्णित खामियां, गैर वित्तीय कंपनियों की संरचना में बदलाव और लघु एवं मध्यम उद्योगों से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किए जाएं। तो ये कुछ निष्कर्ष में लिखा है। अपने तरफ से आप कुछ और अलग से लिख सकते हैं, जो भी नया हो रहा है बैंकों में कि राष्ट्रीयकरण में क्या क्या हो रहा बदलाव, तो उसको भी यहाँ पे नोट करना है। और करेंट से पकड़ मजबूत करते हुए ये हमने करेंट से जोड़ा है इसको, तो आप भी जोड़ने का प्रयास कीजिए और अपने आंसर को और अच्छा लिखिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।